हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम एक्सप्लेन। फ्रेंड, आज हम अपने चैनल पर आपको दृष्टि 2022 जिसे आप देख पा रहे होंगे, इसका हम क्विक रिवीजन कराने जा रहे हैं। तो फ्रेंड, बने रहिए हमारे चैनल पे और आपको हम घटनाचक्र दृष्टि की जो है 2022 इसको हम क्विक रिवीजन करा देंगे, जिससे आपको 12 जून को जो यूपी की पीटी की परीक्षा है उसमें आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य, पहला टॉपिक है राष्ट्रीय परिदृश्य। राष्ट्रीय परिदृश्य में आपको देखना है देश की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक घटनाओं एवं विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं पर नज़र डालना है। इसको हम चलती एक सरसरी नज़र डालते चले जाते हैं इस पर। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देखते हैं अटल इनोवेशन अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन जो है भारत सरकार की एक अग्रणी पहल है, जिसका उद्देश्य देश में नवाचार और उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप की संस्कृति को बढ़ावा देना है। इस पहल को वर्ष 2016 में स्थापित किया गया था। अटल इनोवेशन मिशन के तहत ही अटल टिंकरिंग लैब कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था। अटल टिंकरिंग लैब देश भर के स्कूलों में स्थापित एक ऐसा कार्यस्थल है, वर्क स्पेस, जहाँ युवा अपने विचारों को एक आकार दे सकते हैं और नवाचार कौशल सीख सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है फ्रेंड, इसको भी देखते चलते हैं। 28 अप्रैल 2022 को अटल न्यू इंडिया चैलेंज के द्वितीय संस्करण यानी एनिक 2.0 के चरण फेज़ 1 को लॉन्च किया गया था। अब इसमें यह भी मालूम होना चाहिए कि एनिक 1.0 को वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था और एनिक 2.0 को दूसरे वर्जन को 28 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया गया। तो अटल न्यू इंडिया चैलेंज अटल इनोवेशन मिशन की ही एक पहल है। यह पहल एक अनुदान आधारित तंत्र के माध्यम से नवोन्मेषकों यानी इनोवेटर्स को सहयोग प्रदान करने हेतु लक्षित है, जिससे वह राष्ट्रीय महत्व तथा सामाजिक औचित्य के क्षेत्रों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों पर आधारित उत्पादों और या फिर समाधानों को सृजित कर सकें। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक हो गया होगा, सृजित कर सकें। थोड़ा सा फ्रेंड इसको हम जूमिंग बढ़ा दें ताकि आपको दिख रहे। हाँ, अब ठीक से आपको दिखेगा। चलिए फ्रेंड, यह एक पहल अनुदान आधारित तंत्र के माध्यम से नवोन्मेषकों को सहयोग प्रदान करने हेतु लक्षित है, जिससे वे राष्ट्रीय महत्व तथा सामाजिक औचित्य के क्षेत्रों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों पर आधारित उत्पादों और समाधानों को कृत्रिम कर सकें सृजित कर सकें। एनिक को निम्न 5 मंत्रालयों की भागीदारी। अब इसमें 5 मंत्रालय कौन कौन से फ्रेंड्स को देख लेते हैं जल्दी से। 5 मंत्रालयों की भागीदारी के जरिए लॉन्च किया गया है, जिसमें जल शक्ति मंत्रालय है, रेल मंत्रालय है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय है, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय है 5वां। ठीक है, एनिक 2.0 का फेज़ 1 7 क्षेत्रों में विभक्त 18 चुनौतियों पर आधारित होगा। ये 7 क्षेत्र कौन कौन से हैं? इसमें ई मोबिलिटी है, सड़क परिवहन है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग हैं। अब इसमें दूसरे कॉलम पर चलते हैं इसके। ये रहा आपका। ठीक है, ये है स्वच्छता प्रौद्योगिकी है, चिकित्सा यंत्र एवं उपकरण है, अवशिष्ट प्रबंधन है और कृषि है। ठीक है, अब इसमें जो बॉक्स में होता है ये फ्रेंड इंपॉर्टेंट होता है घटना चक्र का, थोड़ा इसको भी देखते चलते हैं। 8 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन को मार्च 2023 तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान की है। अटल इनोवेशन मिशन द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अभिष्ट लक्ष्य क्या क्या हैं? कौन कौन से लक्ष्य हैं? 10,000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना करना, 101 अटल इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना करना, 50 अटल सामुदायिक नवाचार केंद्रों की स्थापना करना, अटल न्यू इंडिया चैलेंज के माध्यम से 200 स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करना। अब इसमें देखिए फ्रेंड, अगला टॉपिक है रायसीना संवाद 2022। रायसीना संवाद भारत का प्रमुख वार्षिक भू राजनीतिक और भू आर्थिकी सम्मेलन है। यह बहुपक्षीय सम्मेलन है जो वैश्विक समुदाय के समक्ष उपस्थित चुनौतियों पर विचारों का आदान प्रदान करता है। इसमें इंपॉर्टेंट बात, याद होने की बात क्या है कि रायसीना संवाद के पहले 6 संस्करण सफलतापूर्वक क्रमशः 2016, 17, 18, 19, 20 और 21 में आयोजित हो चुके हैं। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो देख लेते हैं। 25 से 27 अप्रैल 2022 के मध्य रायसीना संवाद 2022 का आयोजन किया गया। ठीक है,
यह संवाद का 7वां संस्करण है। इस वर्ष इस संवाद का आयोजन व्यक्तिगत यानी कि व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति में किया गया। वर्ष 2021 में यह संवाद कोविड-19 महामारी के कारण आभासी रूप से उन्हें वर्चुअल रूप में किया गया था। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड अब अगले पेज पर देखते हैं क्या है। अब ये देखिए, थोड़ा फ्रेम में इसको ले लेते हैं। ये आपका, हाँ ठीक। देखिए, उल्लेखनीय है कि इस कार्यक्रम का आयोजन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन तथा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, अब यह वर्ष 2022 के संस्करण का केंद्रीय विषय था टेरा नोवा। ठीक है, 25 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने रायसीना संवाद 2022 का उद्घाटन किया था। ठीक है, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन उद्घाटन सत्र में चीफ गेस्ट थे, यानी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहीं। 3 दिवसीय संवाद के दौरान 6 विषयगत स्तंभों पर कई प्रारूपों में पैनल चर्चाएं आयोजित की गईं। पहला क्या था? लोकतंत्र पर पुनर्विचार, जिसमें है व्यापार, तकनीक और विचारधारा, रीथिंकिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ट्रेड, टेक एंड आइडियोलॉजी। दूसरा है बहुपक्षवाद का बहुपक्षवाद का अंत एक नेटवर्क वैश्विक व्यवस्था, यानी एंड ऑफ मल्टी लैटरलिज्म, यानी ए नेटवर्क ग्लोबल ऑर्डर। ठीक है, दूसरा है जल कॉकस, यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र में अशांत ज्वार, यानी वाटर कॉकस क्या होता है? टर्बुलेंट टाइड इन द इंडो पैसिफिक। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं फ्रेंड अगला क्या है। इंडो पैसिफिक, ये हो गया। समुदाय इंक, यानी स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य विकास और ग्रह के लिए प्रथम उत्तरदाता, यानी कम्युनिटीज इंक फर्स्ट रिस्पॉन्डेड टू हेल्थ डेवलपमेंट एंड प्लेनेट। 5वां है हरित संक्रमण प्राप्त करना, सामान्य अनिवार्य अलग अलग वास्तविकताएं। फिर सैमसन बनाम गोलियत, लगातार अथक तकनीकी युद्ध। ठीक है, इस बार राष्ट्रीय संवाद के पार्श्व कार्यक्रम यानी साइड इवेंट क्या क्या थे, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। फ्रेम में ले ली इस वर्ष राष्ट्रीय संवाद के 5 कार्यक्रमों साइड इवेंट्स का आयोजन बर्लिन और वाशिंगटन डीसी में किया गया। इस वर्ष राष्ट्रीय संवाद में स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री कार्ल बिलहट, कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर, मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री एंथनी एबॉट की भी उपस्थिति रही। वर्ष 2022 के संस्करण में 90 से अधिक देशों में बहुपक्षीय संगठनों के 210 से अधिक वक्ताओं ने हिस्सा लिया। उल्लेखनीय है इसमें कि रायसीना संवाद सिंगापुर के शांग्री ला संवाद से ही प्रेरित है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अब अगले कॉलम पे चलते हैं। ये हो गया आपका फ्रेम में। प्रधानमंत्री की जम्मू एवं कश्मीर यात्रा। 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में भाग लेने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर की यात्रा पर रहे। जम्मू एवं कश्मीर में सांबा जिले स्थित पल्ली पंचायत से उन्होंने देश भर की ग्राम सभाओं को संबोधित किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास पहलों का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इसी दिन मुंबई में प्रधानमंत्री को भारत रत्न लता मंगेशकर इनकी स्मृति में स्थापित पहला यानी प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक है, ये अवार्ड कहाँ प्रदान किया गया? मुंबई में। ठीक है, तो मुंबई में अवार्ड लेने के पश्चात वो जम्मू कश्मीर की यात्रा पर गए थे। ठीक, यानी 24 अप्रैल 2022 को, ये याद रखिएगा, 24 अप्रैल 2022 को इनको दिया गया था। ठीक है, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड ये प्रथम है। ठीक है, 2022। ठीक, चलिए इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है देख लेते हैं एक बार। बनिहाल काजीगुंड सड़क सुरंग। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री ने बनिहाल काजीगुंड सड़क सुरंग का उद्घाटन किया। इसका निर्माण 31 करोड़ रुपए की लागत में किया गया है। इस सुरंग की लंबाई 8.45 किलोमीटर है। यह सुरंग सड़क मार्ग से बनिहाल एवं काजीगुंड के बीच की दूरी को 16 किलोमीटर तक की कम कर देगी, जबकि यात्रा में लगने वाला समय लगभग 1.5 घंटे कम हो जाएगा। उल्लेखनीय इसमें क्या है कि यह एक दोहरी ट्यूब्ड सुरंग है। रतले जल विद्युत परियोजना का भी जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री ने रतले जल विद्युत परियोजना का भी शिलान्यास किया। इस परियोजना की क्षमता 850 मेगावाट है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा फ्रेम में ले लेते हैं। हाँ ठीक, 850 मेगावाट है। यह परियोजना किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर निर्मित की जाएगी। यह एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। क्वार जल विद्युत परियोजना। क्वार जल विद्युत परियोजना में क्या है कि जम्मू एवं कश्मीर में प्रधानमंत्री ने क्वार जल विद्युत परियोजना का भी शिलान्यास किया। इस परियोजना की क्षमता 540 मेगावाट उत्पादन है। ठीक है,
यह परियोजना भी किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर निर्मित की जाएगी। ठीक, यह परियोजना मेसर्स चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। इस परियोजना ने से प्रतिवर्ष 1975.54 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होने की संभावना है। ठीक है, चलिए फ्रेंड अगले पेज पे चलते हैं। थोड़ा सा, हाँ ठीक। रतले एवं कुआर दोनों ही परियोजनाएं इस क्षेत्र में बिजली की जरूरतों को पूरा करने में योगदान देंगी। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे अब एक नया चीज इसका उद्घाटन किया इन्होंने। यात्रा के दौरान ही प्रधानमंत्री ने दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के 3 रोड पैकेजों का शिलान्यास किया। ठीक है, इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 669 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिल्ली से अमृतसर और दिल्ली से कटरा की यात्रा में लगने वाला समय आधा हो जाएगा। यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रमुख सिख धार्मिक स्थलों जैसे कि सुल्तानपुर लोधी, गोइंदवाल साहिब, खडूर साहिब, तरन तारण और कटरा स्थित वैष्णो देवी के पवित्र हिंदू मंदिर को आपस में जोड़ेगा। यह एक्सप्रेसवे हरियाणा, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर के प्रमुख आर्थिक केंद्रों जो कि अम्बाला, चंडीगढ़, मोहाली, संगरूर, पटियाला, लुधियाना, जालंधर, कपूरथला, कठुआ और सांबा को भी आपस में जोड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए ये हो गया इसके बारे में एक्सप्रेसवे के। अब अमृत सरोवर पर आते हैं। यात्रा के दौरान ही प्रधानमंत्री ने जल निकायों यानी वाटर बॉडीज का कायाकल्प सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमृत सरोवर नामक एक नई पहल का भी शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास एवं कायाकल्प करना है। प्रत्येक अमृत सरोवर का तालाब क्षेत्र यानी कि पॉन्डेज एरिया न्यूनतम 1 एकड़ यानी कि 0.5 हेक्टेयर होगा। इनकी जल धारण करने की क्षमता 10,000 क्यूबिक मीटर होगी। प्रत्येक जिले में 10,000 अच्छा, इनकी जल धारण करने की क्षमता, थोड़ा सा इसको फ्रेम में ले लेते हैं, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होती है फ्रेम से बाहर हो जाता तो। ठीक, इनकी जल धारण करने की क्षमता वाटर होल्डिंग कैपेसिटी लगभग 10,000 क्यूबिक मीटर होगी। ठीक, प्रत्येक जिले में न्यूनतम 75 अमृत सरोवरों के साथ साथ देश भर में कुल लगभग 50,000 अमृत सरोवरों का निर्माण या कायाकल्प किया जाएगा। ठीक है, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स नेशनल यानी कि बाइसेक जिसको नाम दिया गया एन द्वारा विकसित अमृत सरोवर पोर्टल एवं मोबाइल ऐप का प्रयोग जिलों में मिशन अमृत सरोवर की प्रगति फिर प्रदर्शन का पता लगाने में या इनको ट्रैक करने में किया जाएगा। बाइसेक एन ऐप जिसको बाइसेक एन ऐप जो है किसके द्वारा बनाया गया है, वही भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन के द्वारा। ठीक है, सरदार सरोवर पोर्टल, इसको आप चाहे तो मोबाइल को लॉन्च करके ऐप को अपने यहाँ मोबाइल में इंस्टॉल करके इसको ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, सभी अमृत सरोवरों के निर्माण को अमृत वर्ष की समाप्ति अर्थात 15 का 2023 तक अमृत काल जो चल रहा है इसकी समाप्ति 15 का 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, निर्धारित किया गया है। अब इसको अमृत सरोवर सतह एवं भूमिगत दोनों पर जल की उपलब्धता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर की ग्राम पंचायत पटवाई में बनकर तैयार हुआ है। चलिए फ्रेंड अब अगले कॉलम पे चलते हैं, जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि टाइम भी हमारे पास कम है, 12 जून को एग्ज़ाम होने वाला है। हाँ, तो ये बॉक्स है, बॉक्स में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। पल्ली देश की प्रथम कार्बन तटस्थ पंचायत केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा पल्ली पंचायत में 20 दिन के रिकॉर्ड समय में एक सौर संयंत्र की स्थापना की गई। ठीक है, ये रिकॉर्ड था भी 500 केवी का यह सौर संयंत्र 6408 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्र में स्थापित किया गया। यह संयंत्र इस पंचायत में स्थित 340 घरों को स्वच्छ विद्युत एवं प्रकाश उपलब्ध कराएगा। इस प्रकार पल्ली पंचायत भारत सरकार के ग्राम ऊर्जा स्वराज कार्यक्रम के अंतर्गत पहली कार्बन तटस्थ पंचायत बन जाएगी। उल्लेखनीय इसमें क्या है कि भारत सरकार द्वारा देश को वर्ष 2070 तक कार्बन न्यूट्रल का जो उसका एम है यानी उसका लक्ष्य है उसको निर्धारित किया गया है, उसको प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। ठीक है फ्रेंड, तो अब चलते हैं अगले उसमें टॉपिक पे जो है हाइड्रोजन संयंत्र। तो हाइड्रोजन संयंत्र में क्या क्या है फ्रेंड, चलो उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। हरित हाइड्रोजन संयंत्र प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने की दिशा में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 20 अप्रैल 2022 को असम के जोरहाट में भारत के पहले 99.999% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र की शुरुआत की। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है फ्रेंड, इसको देख लेते हैं। इस संयंत्र को 3 माह के रिकॉर्ड समय में शुरू किया गया। संयंत्र की स्थापित हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 10 किलोग्राम है।
इसमें गौरतलब है कि संयंत्र से भविष्य में हरित हाइड्रोजन का उत्पादन 10 किलोग्राम प्रतिदिन के से बढ़ाकर 30 किलोग्राम प्रतिदिन होने की भी उम्मीद है। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड आगे चलते हैं। इस संयंत्र के द्वारा 500 किलोवाट के सौर संयंत्र द्वारा उत्पन्न विद्युत से हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। इस हेतु 100 किलोवाट की एनायन यानी कि एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर सरणी का प्रयोग किया जाता है। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर, जिसे एम बोलते हैं, तकनीक का उपयोग करने वाला यह भारत का पहला संयंत्र होगा। ठीक है, हरित हाइड्रोजन संयंत्र। अब तो इतना चीज़ क्लियर हो गया। चलिए अब इसमें बॉक्स में क्या क्या लिखा है थोड़ा उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। हरित हाइड्रोजन ये हवा या सौर ऊर्जा जैसी अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके उत्पादित हाइड्रोजन गैस को ही कहते हैं हरित हाइड्रोजन। इसमें ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं होता। इसके अलावा ये जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करती है। यह जीवाश्म ईंधन का एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इसका उपयोग परिवहन, बिजली उत्पादन और औद्योगिक गतिविधियों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है। तो हरित हाइड्रोजन का उत्पादन क्यों किया जा रहा है, इसका इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ है, ये सब चीज़ें आपको हमने अभी भी बता दिया। चलिए अब अगले पेज पर देखते हैं क्या है नेक्स्ट टॉपिक में। हाँ, यहाँ आते हैं, एक सेकेंड थोड़ा सा फ्रेम में ले लें। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट शहरीकरण 2022, स्मार्ट सिटी मिशन। ठीक है, तो चलिए फिर स्मार्ट सिटी मिशन के एक केंद्र प्रायोजित परिवर्तनकारी मिशन है, जिसका उद्देश्य स्मार्ट समाधानों के अनुप्रयोग के माध्यम से अपने नागरिकों को मूल अवसंरचना, स्वच्छ एवं सतत पर्यावरण आदि उपलब्ध कराने वाले शहरों को बढ़ावा देना है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 25 जून 2015 को की गई थी। 18 से 20 अप्रैल 2022 तक सूरत, गुजरात में इस स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का आयोजन सूरत स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट लिमिटेड के साथ मिलकर भारत सरकार के आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया। ठीक है, तो अब इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है इसमें देख लेते हैं। कार्यक्रम के दौरान शहरी आउटक्रम संरचना 2022 का विमोचन किया गया। इसमें ईज ऑफ लिविंग, नगर पालिका का प्रदर्शन सूचकांक, डाटा का परिपक्वता और जलवायु स्मार्ट शहरों का आकलन ढांचा शामिल है। ठीक है फ्रेंड, अब इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या क्या है। एक सेकेंड थोड़ा फ्रेम में लेने। हाँ, इसमें हाँ ठीक, मुझे कहिए इसमें ईज ऑफ लिविंग, नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक, डाटा परिपक्वता, जलवायु स्मार्ट शहरों को आकलन और ढांचा शामिल है। स्मार्ट सिटी मिशन और विश्व आर्थिक मंच द्वारा शहरी परिवर्तन पर सहयोग के लिए वर्चुअल हब का शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही शहरों के लिए एकीकृत डाटा पोर्टल यानी एम्पलिफ्ट का लॉन्च किया गया। कार्यक्रम में इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता आईसैक, यह है इसी कार्यक्रम में इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता आईसैक का 2022 के पुरस्कार विजेताओं को भी सम्मानित किया गया, जिससे कि हर शहर, हर राज्य जो है इसमें एक पार्टिसिपेट करें और एक कॉम्पिटिटिव यानी प्रतिस्पर्धी माहौल बने कि हम उनसे आगे निकलें। ठीक है, इस तरह का आयोजन पुरस्कार विजेताओं का भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, आईसैक 2022 यानी 2020 में सूरत और इंदौर को सर्वश्रेष्ठ शहर, जबकि उत्तर प्रदेश राज्य में, अगर राज्य के संदर्भ में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य के सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया था, ये 2020 में। तो उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में आपको ये बात नोट कर लेना होगा कि उत्तर प्रदेश को 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया था आईसैक जो पुरस्कार लॉबी है उसके द्वारा। ठीक है, तो आईसैक 2020 के तहत विजेता शहरों की सूची कौन कौन है, परियोजना पुरस्कार, विषयवार विजेता संयुक्त विजेता। ठीक है, अब ये बॉक्स को देख लेते हैं ठीक से। सामाजिक पहलू यानी सोशल एस्पेक्ट में देखेंगे तो तिरुपति को नंबर 1 पे, भुवनेश्वर को नंबर 2 पे, तुमकुरु को नंबर 3 पे। प्रशासन के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो यानी गवर्नेंस, बड़ौदा शहर को नंबर 1, नंबर 2 पोजीशन थाने को मिली, नंबर 3 पोजीशन भुवनेश्वर को मिली। कल्चर यानी संस्कृति की कंटेक्स्ट में देखेंगे तो इंदौर और चंडीगढ़ तक को संयुक्त रूप से 1 पोजीशन पर रखा गया और आपके ये ग्वालियर को नंबर 3 पे रखा गया। ठीक है, शहरी पर्यावरण यानी अर्बन इन्वायरमेंट, इसके कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो भोपाल और चेन्नई इनको संयुक्त रूप से नंबर 1 पोजीशन हासिल हुई और नंबर 3 पर तिरुपति को मिली। ठीक है, स्वच्छता यानी कि सैनिटेशन के संदर्भ में देखेंगे तो तिरुपति और इंदौर को संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और तृतीय स्थान सूरत को प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए फ्रेंड अगले कॉलम पे चलते हैं, देखते हैं इस बॉक्स को कंप्लीट करते हैं।
ये देखिए अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो इंदौर को नंबर 1 पोजीशन मिली, नंबर 2 पे तिरुपति और आगरा दोनों को नंबर दूसरे स्थान पे संतोष करना पड़ा। निर्मित पर्यावरण यानी कि बिल्ट इन्वायरमेंट, यानी अपने यहाँ का जो कृत्रिम रूप से इन्वायरमेंट बनाया जाता है, एक तो होता है नेचुरल इन्वायरमेंट और एक होता है बिल्ट इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इसमें इंदौर को फर्स्ट पोजीशन, सूरत को सेकंड पोजीशन और तीसरे पे इरोड को मिला तीसरा पोजीशन, ठीक है। जल यानी वाटर के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो देहरादून और वाराणसी दोनों शहरों को संयुक्त रूप से नंबर 1 पोजीशन पर रखा गया, ठीक है। सूरत को नंबर 3 पर रखा गया। चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं ICCC का सतत बिजनेस मॉडल। इस कंटेक्स्ट में अगर देखते हैं तो सिर्फ एक ही शहर आता है, वह है अगरतला। चलिए फ्रेंड अब आगे देखते हैं नवाचार पुरस्कार यानी इनोवेशन अवार्ड। नवाचार आइडिया पुरस्कार इस संदर्भ में सिर्फ इंदौर को ही रखा गया, ठीक है। और इंदौर जानते ही हैं आप, इंदौर शहर मध्य प्रदेश में पड़ता है। कोविड नवाचार पुरस्कार, इसमें कल्याण, डोंबिवली और वाराणसी है। कोविड नवाचार पुरस्कार राउंड वाइज विजेता कौन है? राउंड फर्स्ट में चेन्नई है, राउंड थर्ड में बेंगलुरु है, राउंड फोर्थ में सहारनपुर है। सिटी पुरस्कार अगर देखा जाए तो ओवरऑल विजेता कौन है? इंदौर और सूरत है। और राज्य पुरस्कार अगर देखा जाए तो राज्य के कंटेस्ट में नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पे है मध्य प्रदेश, नंबर 3 पर है तमिलनाडु राज्य, ठीक है। राज्य के संदर्भ में अगर देखा जाए तो 2020 में उत्तर प्रदेश प्रथम पे था। ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको आप लोग नोट याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है पीटी में। केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में देखा जाए तो चंडीगढ़ को रखा गया, ठीक है। स्मार्ट सिटी लीडरशिप पुरस्कार में अहमदाबाद प्रथम पे है, वाराणसी द्वितीय पे है और रांची तृतीय स्थान पर है। चलिए फ्रेंड अब नेक्स्ट टॉपिक को पहुँचते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, थोड़ा इसको फ्रेम में ले लेते हैं। हाँ ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है सांबा। सांबा 100% सॉरी गोल्डन ऑब्लिक सेहत कार्ड पंजीकरण वाला पहला जिला है। 30 अप्रैल 2018 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लॉन्च किया गया था। यह सरकार द्वारा वित्त पोषित वित्त की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके तहत अस्पतालों में द्वितीय तृतीय यानी सेकेंडरी एंड टर्सरी स्वास्थ्य सेवा लाभ हेतु प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तथा स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। यह पूर्णतः नगद रहित एवं कागज रहित योजना है। इस योजना के तहत परिवार के आकार, आयु और लिंग की कोई भी बाध्यता नहीं होगी। इस योजना के तहत अभ्यर्थी परिवारों की पहचान वर्ष 2011 के सामाजिक आर्थिक जनगणना जो कि SECC से चुनिंदा वंचित यानी डेप्रिवेशन एंड व्यावसायिक यानी ऑक्यूपेशनल मानदंडों के आधार पर की जाती है। चलिए फ्रेंड अब आगे देखते हैं इसमें क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है अगले पेज पे। ये देखिए आपका ये अगला पेज आ गया। हाँ ठीक, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है देख लेते हैं फ्रेंड एक बार जल्दी से। अप्रैल 2022 में सांबा जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि ABPMJ सेहत योजना के तहत 100% परिवारों को आच्छादित यानी कवर करने वाला देश का पहला जिला बन गया, ठीक है। कौन सा? सांबा जिला, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में जम्मू डिवीज़न में पड़ता है, ठीक है। इसमें ये भी सांबा जिला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीज़न में स्थित है, ठीक है। सांबा जिले में यह उपलब्धि राज्य स्वास्थ्य एजेंसी SHA द्वारा जम्मू एवं कश्मीर के सभी जिलों में 11 से 21 अप्रैल 2022 के मध्य आयोजित गोल्डन कार्ड पंजीकरण अभियान के दौरान प्राप्त की। सांबा जिले में निर्वासित प्रत्येक परिवार अब ABPMJ सेहत योजना के अंतर्गत आच्छादित हो गया है। इस प्रकार सांबा 100% गोल्डन ऑब्लिक सेहत कार्ड पंजीकरण वाला देश का पहला जिला बन गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है आंध्र प्रदेश में 13 नए जिलों का सृजन, ठीक है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश जिला गठन अधिनियम 1974 ठीक है के तहत एक मसौदा अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें राज्य के निवर्तमान यानी कि जो करंट में 13 जिलों हैं उनको पुनर्गठित करके जिलों की संख्या को दुगनी करना यानी 26 करने का प्रावधान किया गया था। जिन जिलों का सृजन करके जिन नए जिलों का सृजन का निर्णय राज्य में बेहतर प्रशासन और विकास के उद्देश्य से लिया गया है, उनके नाम क्या क्या हैं। चलिए ये देख लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट एक है स्मरणीय तथ्य, ठीक है। थोड़ा इसको देख लेते हैं तो इसमें आपको पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी क्या क्या है। तो ये आपका पूरा फ्रेम बन गया, ठीक है। इस इंपॉर्टेंट फैक्ट में क्या है, 4 अप्रैल 2022 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में 13 नए जिलों का उद्घाटन किया गया, ठीक। 4 अप्रैल 2022 को, ठीक है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS राजशेखर रेड्डी, ठीक है, यही है ना।
नए जिलों के उद्घाटन के पश्चात राज्य में जिलों की कुल संख्या 13 से बढ़कर 26 हो गई है। ठीक, राज्य में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 25 है। 9 उद्घाटित 13 जिले निम्नलिखित हैं नीचे। नंबर 1 है पार्वतीपुरम मान्यम, नंबर 2 अल्लूरी सीताराम राजू, नंबर 3 अनाकपल्ली, नंबर 4 काकीनाडा, नंबर 5 कोनसीमा, नंबर 6 एलूरू, नंबर 7 एनटीआर, नंबर 8वां जिला कौन है? पलनाडु, 9वां जिला कौन है? बापटला, 10वां जिला कौन है? नंदयाला। अब अगले कॉलम पे देखते हैं कौन है? अनन्या अन्नामैया 11वां है। श्री बालाजी 12वें नंबर पे है। 13वां जिला है श्री सत्य साई। तो फ्रेंड, प्रत्येक जिला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सटा हुआ है। हालांकि विशाल आदिवासी आबादी की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए अराकू एसटी निर्वाचन क्षेत्र को 2 जिलों अल्लूरी सीताराम राजू और पार्वतीपुरम मान्यम के साथ अकेला अपवाद है। जनगणना 2011 के अनुसार प्रत्येक जिले में लोगों की औसत संख्या 38,15,000 थी और नए जिलों के गठन से पहले थी। हाँ, अब 13 नए जिलों के गठन के पश्चात अब इन जिलों में आवासी लोगों की संख्या घटकर 19,07 लाख प्रति जिला हो गई, यानी कि 19,07,000। ठीक है, चलिए फ्रेंड, अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। नागालैंड। नागालैंड देश की पहली कागज रहित विधानसभा बन गई। ठीक है, तो अब इसको भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ ले, पीटी में कुछ कह नहीं सकते। तो चलिए फ्रेंड, एक बार देख लेते हैं नागालैंड के कंटेक्स्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा, यानी कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, डिजिटल विधानसभाओं को मूर्त रूप देने के लिए एक मिशन मोड परियोजना है। इसका उद्देश्य देश की सभी विधानसभाओं की कार्यप्रणाली को कागज रहित बनाना। इस एप्लीकेशन का विकास एक देश एक एप्लीकेशन की परिकल्पना पर आधारित है, वन नेशन वन एप्लीकेशन। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है ये देख लेते हैं। 19 मार्च यानी कि 19 मार्च 2022 को नागालैंड विधानसभा पूरी तरह से कागज रहित पेपरलेस होने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, पहली विधानसभा कौन है पेपरलेस होने वाली देश की? तो नागालैंड विधानसभा आपका आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड, आगे देखते हैं। नागालैंड विधानसभा ने यह उपलब्धि राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा को पूर्णतः लागू कर प्राप्त की। नागालैंड के 60 सदस्यीय विधानसभा में प्रत्येक टेबल पर एक टैबलेट या फिर ई बुक को संबद्ध किया गया है। इस प्रकार अब नागालैंड विधानसभा के सदस्य सदन की कार्यवाहियों में भाग लेने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग कर सकेंगे। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन यानी प्रशासन परियोजना है। इसका उद्देश्य राज्य विधानसभाओं को कागज रहित ई विधानसभा में परिवर्तित करने के माध्यम से डिजिटल हाउस के दृष्टिकोण को साकार करना है। ठीक है, चलिए फ्रेंड, अगले पेज पे चलते हैं। क्या है अगला टॉपिक? स्कॉच। यह है, देखिए फ्रेंड, अगला टॉपिक आपका है स्कॉच। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड 2021। स्कॉच समूह यानी स्कॉच ग्रुप नई दिल्ली स्थित भारत में एक अग्रणी थिंक टैंक है जो समावेशी विकास के लक्ष्य के साथ सामाजिक आर्थिक मुद्दों से संबंधित क्षेत्र में कार्य करता है। इस स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट इस समूह द्वारा जारी की जाने वाली एक वार्षिक रिपोर्ट है जो भारत के विभिन्न राज्यों में परियोजना आधारित परिणामों का अध्ययन करती है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है फ्रेंड, इसको देख लेते हैं थोड़ा जल्दी से। ये देखिए, 10 मार्च 2022 को स्कॉच समूह द्वारा स्कॉच गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया। इस रिपोर्ट में राज्य, जिला तथा नगर निगम स्तर पर विभिन्न परियोजनाओं में प्रदर्शन के अनुसार राज्यों को रैंक प्रदान की गई। राज्यों को 4 श्रेणियों में, जो कि स्टार, परफॉर्मेंस, कैचिंग अप और अन्य राज्यों अदर स्टेट में विभाजित किया गया। ठीक है, 4 कैटेगरी। इसमें शीर्ष 5 रैंक प्राप्त कर राज्यों को स्टार्स के रूप में वर्गीकृत किया गया, यानी जो शीर्ष के 5 राज्य थे, हाँ, उनको स्टार की कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया। हाँ, और उसके बाद उसमें कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात तथा महाराष्ट्र हैं। ये 2021 में स्टार राज्य थे। ठीक है, अब उसके बाद लगातार दूसरे वर्ष आंध्रा को 30 स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, 2021 में तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश को परफॉर्मेंस का दर्जा दिया गया। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि उत्तर प्रदेश राज्य को 2021 में स्कॉच गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड में कौन सा स्थान दिया गया था? तो आपको दिखना है दूसरा स्थान। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम और हिमाचल प्रदेश का परफॉर्मेंस यानी कि किस ग्रुप में रखा गया था? परफॉर्मेंस, स्टार में नहीं बल्कि परफॉर्मेंस राज्य के में का दर्जा दिया गया था। 2021 में उत्तर प्रदेश 7वें स्थान पर था। अगर स्थान की बात हो तो 2021 में उत्तर प्रदेश स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड में किस स्थान पर था?
ठीक है, तो 7वें स्थान पर, और जबकि 2020 में कौन सा स्थान पर था, 6ठे स्थान पर। ये चीज़ आपको याद रखना है। कैचिंग अप श्रेणी में 11 से 15 रैंक होती है। इसमें क्रम से बिहार, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, यूटी और छत्तीसगढ़, राजस्थान शामिल हैं। ठीक है, अब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, इसको ज़रा देख लेते हैं फ्रेंड जल्दी से। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, तो आपको पता ही होगा क्या क्या हुआ था उसमें और किसकी सरकार बनी, ये सब चीज़ें हम थोड़ा सा यहाँ पे एक बार देख लेते हैं डिटेल में। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2022। भारतीय संविधान के छठे भाग में अनुच्छेद 168 से 212 के तक हैं राज्य में विधानमंडल के गठन, कार्यकाल, इनकी प्रक्रियाओं और विशेष अधिकार, शक्तियों आदि का इनका प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्य विधानमंडल होता है जो कि विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर बनता है। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि कुछ राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद द्विसदनीय व्यवस्था भी मौजूद है। इसके साथ ही संविधान में विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी होगी, अधिकतम हो सकती है 500 और न्यूनतम हो सकती है 60, ये तय की गई संविधान के द्वारा। ठीक है, अब इसमें कुछ अपवाद भी है, इसको भी देख लेंगे हम। जबकि सिक्किम में 32 है विधानसभा, मिजोरम में 40 विधानसभा, गोवा में 40 विधानसभा है। तो ये सब अपवाद हैं, ठीक है, एक्सेप्शंस। तो मिनिमम कितनी हो सकती है विधानसभा सदस्यों की संख्या, 60। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 500। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें अपवाद के रूप में यही 3 राज्य हैं, सिक्किम 32, मिजोरम 40, गोवा 40। अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, थोड़ा इसको देख लेते हैं जल्दी से। इंपॉर्टेंट फैक्ट में है 10 मार्च 2022 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम जारी किए गए। इसमें 5 राज्यों में पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। पंजाब देखते हैं। पंजाब 15वीं पंजाब की विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति 23 मार्च 2022 को निर्धारित थी, जिसके चलते 20 फरवरी 2022 को राज्य में एक चरण में ही चुनाव संपन्न हुए। राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल संख्या 117 है। इस राज्य में आम आदमी पार्टी ने 42% मत के साथ 117 में से 92 सीटें हासिल की। ठीक है, 16 मार्च को आम आदमी पार्टी के विधायक जो कि भगवंत मान हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। आम आदमी पार्टी देश की एकमात्र ऐसी क्षेत्रीय पार्टी बन गई है जो कि एक यूनियन टेरिटरी और एक राज्य हमें सत्तारूढ़ है। ठीक है, तो चुनाव परिणाम देख लेते हैं फ्रेंड थोड़ा जल्दी से, बॉक्स में है। ठीक है, इसको फ्रेम में, हाँ ये ले लेते हैं, फ्रेम में आ गया पूरा। चुनाव परिणाम, आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिली, 92। मत प्रतिशत लगभग 42%। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को INC यानी इनको 18 सीटें मिली, इनका मत प्रतिशत रहा लगभग 23%, 22.98 है, लगभग 23% मान लीजिए। शिरोमणि अकाली दल को 3 सीटें मिली, इनका भी मत प्रतिशत कितना था, 18.38। भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिली, इनका मत प्रतिशत 6.60। बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली, इनका मत प्रतिशत 1.77 था। और एक निर्दलीय को मिली। ठीक है, तो ये हो गया पंजाब के बारे में पूरा। अब देखते हैं दूसरा राज्य गोवा। 5 राज्यों में हुए थे ना, तो पहला पंजाब हो गया, दूसरा गोवा के बारे में देख लेते हैं। गोवा विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति 15 मार्च 2022 निर्धारित थी। 14 फरवरी 2022 को गोवा की सभी 40 विधानसभा सीटें होती एक चरण में ही चुनाव संपन्न हुए। ठीक है, चुनाव परिणामों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 33.31 मत प्रतिशत के साथ सर्वाधिक 20 सीटें जीतने में सफल रही। हालांकि ये 20 सीटें तो जीत ली, सबसे बड़ा दल थी, लेकिन उसके पास बहुमत के लिए 1 सीट कम है। यानी क्योंकि 40 सीट होती है तो उसका क्या होता है, बहुमत का आंकड़ा होता है 40 का आधा यानी 20, और 20+1 ये होता है रूल। तो 20+1 यानी 21 होना चाहिए, लेकिन इसके पास 20 सीट थी, तो 1 सीट से उसको बहुमत तो सहयोग मिल ही जाएगा किसी न किसी विधायक का, निर्दलियों का, इनका उनका। तो 28 मार्च को लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ठीक है, दूसरी बार 28 मार्च को। चलिए फ्रेंड, अब अगले कॉलम पे चलते हैं और इसको देख लेते हैं। गोवा के जो टेबल बना है उसको बॉक्स में, इसमें क्या है, भारतीय जनता पार्टी को 20 सीटें मिली, इनका मत प्रतिशत 33.31। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 11 सीटें मिली, इनका मत प्रतिशत 23.46। आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिली, इनका मत प्रतिशत 6.8। महाराष्ट्रवादी गोमांतक को सिर्फ 2 सीटें मिली, इनका मत प्रतिशत 7.60 था। गोवा फॉरवर्ड पार्टी को 1 सीटें मिली, ठीक है, इनको 1.84 इनका मत प्रतिशत था। और अन्य निर्दलीय को 4 सीटें मिली और इनका मत प्रतिशत सबसे ज़्यादा था। यानी कि कांग्रेस के मत प्रतिशत को अगर देख लिया जाए 23 के बाद दूसरे नंबर पे अन्य को ही मिली। चलिए हम अगला स्टेट पे चलते हैं, उत्तराखंड।
उत्तराखंड में भी चुनाव हुए थे। उत्तराखंड विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 23 मार्च 2022 निर्धारित थी, जिसके चलते नई विधानसभा के गठन हेतु राज्य में 14 फरवरी 2022 को एक चरण में ही चुनाव संपन्न हुए। ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 70 है। चुनाव अब इसमें 70 है तो इसका कितने पूर्ण बहुमत का आंकड़ा क्या होगा? 70 का आधा 35, 35 प्लस 1 यानी 36 होगा। ठीक है, तो इसका बहुमत का आंकड़ा 36 होगा, ये आपको पता होना चाहिए। चुनाव परिणामों के अनुसार राज्य में भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक 47 सीटें यानी मत प्रतिशत 44.33 जीतने में सफल रही। 23 मार्च 2022 को पुष्कर सिंह धामी ने अपने दूसरे कार्यकाल हेतु उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ठीक है, चलिए अब बॉक्स में देख लेते हैं क्या क्या है इसमें फ्रेंड एक बार। ये है आपका बॉक्स में चुनाव परिणाम, पार्टी विजित सीटें और मत प्रतिशत। भारतीय जनता पार्टी ने 47 सीटें जीती, मत प्रतिशत इनका रहा 44.33%। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 सीटें पे विजय प्राप्त की, इनका मत प्रतिशत रहा 37.91। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी ने सिर्फ 2 सीटें पे विजय प्राप्त की, इनका भी मत प्रतिशत 4.82 रहा, और निर्दलीय 2, इनका मत प्रतिशत इसमें मेंशन नहीं है। चलिए अब अगले राज्य की तरफ बढ़ते हैं, मणिपुर। राज्य में नई विधानसभा के गठन हेतु चुनाव 2 चरणों में, इसमें 2 चरणों में चुनाव हुए, एक 28 फरवरी 2022 को और दूसरा 5 मार्च 2022 को संपन्न हुए। अब गौरतलब है कि मणिपुर की पिछली विधानसभा का कार्यकाल 19 मार्च 2022 को समाप्त हो गया है। राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 60 है। चुनाव परिणामों के तहत राज्य में भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक 32 सीटें, जिनका मत प्रतिशत 33.83 है, जीतने में सफल रही। ठीक है, अब एक अगले कॉलम पर चलते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं इसका डिटेल। हाँ देखिए फ्रेंड, 21 मार्च 2022 को एन बीरेन सिंह ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए मणिपुर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ठीक है, 21 मार्च 2022 को लिया था एन बीरेन सिंह ने। ठीक है, अब इसको बॉक्स में देख लेते हैं, बॉक्स थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। चुनाव परिणाम, पार्टी विजित सीटें, मत प्रतिशत। भारतीय जनता पार्टी ने 32 सीटें जीती 37.83 मत प्रतिशत के साथ। नेशनल पीपल पार्टी ने 7 सीटें जीती 7.29 मत प्रतिशत के साथ। जनता दल यूनाइटेड ने 4 सीटें जीती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 5 सीटें जीती। नगा पीपल फ्रंट ने 5 सीटें जीती। अन्य ने 5 सीटें पर विजय प्राप्त की। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट राज्य उत्तर प्रदेश के कंटेस्ट में, क्योंकि हमें एग्जाम उत्तर प्रदेश यूपी पीसीएस पीटी का ही देना है 12 जून को, तो हमें ज़्यादातर फोकस इसी पे रहना है कि उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड उत्तर प्रदेश को कंप्लीट करते हैं। उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के चुनाव हेतु 18वीं विधानसभा हेतु चुनाव 10 फरवरी से 7 मार्च 2022 तक 7 चरणों में संपन्न हुआ। ठीक है, अब इसमें मालूम हुआ कि 17वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति 14 मई 2022 निर्धारित थी। इससे पहले ही चुनाव करा लेना, मतलब सरकार का गठन कर लेना होगा। ठीक है, अनुच्छेद 168 के तहत, जो कि हमारे संविधान में मेंशन है, अनुच्छेद 168 से 212 में राज्य के विधानमंडल के गठन के संदर्भ में बताया गया है। ठीक है, तो अब राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 403 है, जिसमें 84 अनुसूचित हैं जातियों के लिए आरक्षित हैं और 2 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। राज्य में भारतीय जनता पार्टी के ने 41.3 मत प्रतिशत के साथ 403 में से 255 सीटें पर विजय प्राप्त की। साहिबाबाद निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश में जो कि पड़ता है, जहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुनील कुमार शर्मा ने 2,14,835 मतों का अंतर से सीट जीती थी। ठीक है, ये रिकॉर्ड है अब तक का देश में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े अंतर से जीत हासिल करने का ये एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बन गया। ठीक है, 2,14,000 सुनील कुमार शर्मा। कौन सी? साहिबाबाद, उत्तर प्रदेश तो मालूम ही है। कौन सी किस पार्टी की प्रत्याशी? भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और देखते हैं अगला, हरचंदपुर रायबरेली में पड़ता है, जहाँ से राहुल राजपूत जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से, जिनकी उम्र है 25 वर्ष, और सैदपुर जो कि गाजीपुर में पड़ता है, यहाँ से प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के थे अंकित भारती, वो भी। तो 18वीं विधानसभा के सबसे युवा विधायक जीत कर आए हैं। इसके साथ ही आजमगढ़ जिले की निजामाबाद सीट से आलम बदी जो हैं 86 वर्ष के सबसे बुजुर्ग विधायक जीत कर आए हैं। ठीक है, 25 मार्च 2022 को लखनऊ स्थित अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ठीक है फ्रेंड, अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। उत्तर प्रदेश में अपना
उत्तर प्रदेश में अपना 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा करने के पश्चात पुनः दूसरे कार्यकाल हेतु शपथ ग्रहण करने वाले योगी आदित्यनाथ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ तक हो गया। अब इसमें बॉक्स में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा एक बार जल्दी से। भारतीय जनता पार्टी 255 सीटें जीती 41.3%, 41.3 मत प्रतिशत के साथ। समाजवादी पार्टी ने 111 सीटें विजय प्राप्त की 32.1 मत प्रतिशत के साथ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 सीटें भी जीत पाई सिर्फ 2.3 मत प्रतिशत के साथ। बहुजन समाज पार्टी सिर्फ 1 सीटें जीत पाई 12.88 मत प्रतिशत के साथ। राष्ट्रीय लोकदल 8 सीटों को जीतने में सफल रही 2.85 मत प्रतिशत के साथ, और अन्य के खाते में 26 सीटें गईं। तो फ्रेंड, हम यहाँ अगला वीडियो हम आपको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अभी तक इस आज का मतलब क्लास यहीं पर रोकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।